वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 6 से क्लासेस। हमने इको में लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जब मैंने कंपोनेंट्स कराए थे तो मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट और एक होता है हमारा कैपिटल बजट। अब ये दोनों बजट हैं और हमने बजट का मीनिंग क्या पढ़ा था। बजट एस्टिमेट होता है किसका, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का। तो इसका मतलब बजट में दो एस्पेक्ट आएंगे, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। ये भी बजट है तो इसके भी दो एस्पेक्ट रहेंगे, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। इसकी जो रिसिप्ट होंगी उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये रेवेन्यू बजट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। इसकी जो रिसिप्ट होंगी उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट है, इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, टोटल रिसिप्ट, या फिर इसका नाम रखा था बजटेड रिसिप्ट। बजटेड रिसिप्ट्स। और जो ये टोटल एक्सपेंडिचर है इसको हमने क्या बोला था, बजटेड एक्सपेंडिचर, राइट। ये इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है बुक में। यहां से हमने स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, बजट के कंपोनेंट्स दो हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बात आई थी तो हमने एक चीज समझी थी, रेवेन्यू बजट कौन सा बजट होता है, which deals with revenue aspect of the government and which deals with capital aspect of the government budget। अब जो रेवेन्यू एस्पेक्ट से डील करता है या कैपिटल एस्पेक्ट से डील करता है, उसके फर्दर दो पार्ट्स है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने डिस्कस किया था जो टोटल रिसिप्ट है उसको हम बोलते हैं बजटेड रिसिप्ट। बजटेड रिसिप्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। बजटेड रिसिप्ट रेफर्स टू मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर सारी सोर्सेज से जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया उसको हम बजटेड रिसिप्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि बजटेड रिसिप्ट दो तरह की है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट। बजटेड रिसिप्ट तो दो है ना, रेवेन्यू और कैपिटल। मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पढ़ा दिया था। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर होती है। कैसी होती है, रेगुलर और रेकरिंग। जो रूटीन में होता है गवर्नमेंट का रिसिप्ट या रूटीन में जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट का जब मतलब पढ़ा था, उसका मतलब था वो पैसा जो गवर्नमेंट रूटीन में अर्न करती है या रूटीन में रिसीव करती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इधर देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, और दूसरी कंडीशन थी रिडक्शन इन एसेट। बेटा ये दोनों चीजें हम रिसिप्ट के सेंस में यूज करते हैं। रिसिप्ट में पहला कंडीशन आती है क्रिएट लायबिलिटी, रिडक्शन इन एसेट। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर कुछ भी हो गया तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। कैसे, देखो बेटा कहीं से भी पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट तो है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और दोनों में से कुछ भी हो गया तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। कैसे, ध्यान से समझते हैं बेटा। बच्चा कहता है सर ये दो कंडीशन बनी कैसे। आप जब पैसा लेके आते हैं अपने लिए तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो पैसा कमा के लाओ या पैसा उधार से लेके आओ। दो ही तरीके हैं पैसा लेके आने के। अगर आप कमा के ला रहे हैं यानी कि रूटीन में कमा सकते हैं तो कौन सा है वो, रेवेन्यू रिसिप्ट।
और अगर आप उधार पे ला रहे हैं तो इससे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आप रूटीन में कमा रहे हैं मतलब आपकी कोई लायबिलिटी बनी या नहीं बनी। मैं रूटीन में आपसे पैसा कमा रहा हूं तो वो मैं रूटीन में कमा रहा हूं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो कौन सा रिसिप्ट हो गया मेरा? रेवेन्यू। और अगर मैंने आपसे पैसा उधार पे ले लिया तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो मेरी कौन सी रिसिप्ट बनेगी? कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा तरीका पैसा कमाने का कि मेरे पास जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे एसेट है, मैं उनको बेचना शुरू कर दूं। अगर मैं बिना बेचे कहीं से कमा के ला रहा हूं, इसका मतलब वो पैसा मैं मेहनत करके कमा के ला रहा हूं जो मैं रूटीन में कर सकता हूं, और मैं कुछ बिना बेचे कमा रहा हूं, इसका मतलब मेरे एसेट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। अगर ऐसे पैसा आ रहा है रूटीन में तो वो कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर आप एसेट बेच के पैसा कमा रहे हैं, एक बात बताएं, आप एसेट बेचने की अगर बात करते हैं, कितने दिन एसेट बेच सकते हैं? रोज बेच सकते हैं? इतने एसेट है किसी के पास? नो, किसी के पास इतने एसेट नहीं है कि वो रोज बेच सके। तो जो रूटीन में नहीं होता वो कौन सा रिसिप्ट हो जाता है? हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको देखो, अब पूरे चैप्टर में बस ये दो कंडीशन याद रखनी है। अगर किसी भी चीज के आने से लायबिलिटी क्रिएट ना हो और एसेट में रिडक्शन ना हो तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोल देंगे, और अगर इनमें से कुछ भी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट व्हिच neither create any liability nor cause reduction of the asset is known as revenue receipt। फिर नीचे लिखा है a receipt is a revenue receipt if it satisfy two essential condition। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो उस रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हैं। पहली कंडीशन, इट मस्ट नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी क्रिएट ना करती हो। एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिसीव करे, वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स ली, अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली तो क्या वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है या नहीं है? नहीं है। हमने वहां पे गलती से बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लिया तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और अगर बोरोइंग ली तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है, तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। बोरोइंग ली, पैसा तो आया, पैसा आया, रिसिप्ट तो है सर, लेकिन लायबिलिटी बन गई तो वो रेवेन्यू नहीं, कौन सी रिसिप्ट है? क्लियर? सिमिलरली दूसरी कंडीशन, इट मस्ट नॉट कॉज रिडक्शन इन एसेट, एसेट में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने अपनी शेयर या बिल्डिंग बेच दी तो पैसा तो आएगा बेचने से, पर वो एसेट्स में रिडक्शन कर देगा, इसलिए वो रिसिप्ट कौन सी हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गई बात? हमने कल रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग पढ़ लिया था। अब आपको ये बता रहे हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये जो रूटीन में आप गवर्नमेंट पैसा कमाती है, ये दो तरह से कमा सकती है। मैंने आपको हिंट दिया था, एक होता है टैक्स रिसिप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट, राइट? टैक्स रिसिप्ट इंडिया में कितने तरह का टैक्स है बेटा? दो तरह का, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? नहीं, डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो किसी इंसान के ऊपर या उसकी इनकम पे या उसकी प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली लगे, वो था डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन वो शिफ्ट ना कर सके। और जिस चीज का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि जीएसटी, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गई बात? हाँ जी, जीएसटी को सबकी भरनी होगी। जीएसटी क्या? सबकी भरनी पड़ती है। जेस, बट ध्यान से समझे फिर। अच्छा, ये कंफ्यूजन आ रहा है सर, जीएसटी इनडायरेक्ट कैसे होगा, सबको देना है, ये कंफ्यूजन है, समझना बेटा। जो चीज डायरेक्टली आपको कह दी कि भैया आपने पैसा कमाया, लाओ टैक्स दो, तो आपसे डायरेक्टली मांग लिया ना सरकार ने, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपने इनकम कमाई, लाओ, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, हाउस टैक्स दो। वो कब, कौन से हो गए? डायरेक्ट टैक्स, जिसके नाम वो चीज, वो टैक्स देगा। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है? मैंने आपसे कहा लाओ टैक्स दो, सर किस बात का? ये बोर्ड आपने लिया है मेरे से, क्या आपने लिया? नहीं लिया। ध्यान से समझना, सरकार क्या कह रही है? इनकम आपने कमाई, लाओ टैक्स दो, आप मना नहीं कर सकते। अब सरकार कह रही है तो क्या? डायरेक्ट टैक्स। दूसरी चीज सरकार ने क्या कहा? जो ये बोर्ड खरीदेगा, व्हाइट बोर्ड, उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या सरकार ने आपसे मांगा?
पर क्या इनडायरेक्टली आप ही को देना पड़ रहा है? Yes, क्योंकि आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप कोई भी चीज अगर खरीद के ला रहे हैं तो टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा, इनडायरेक्टली जा रहा है। आपने कोई चीज, मैंने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा 800 रुपए का, तो उसने मुझे क्या कहा, भैया इस पे 800 रुपए दे दो। क्या उसने मुझे बताया कितना जीएसटी है, कितनी इसकी कॉस्ट है? ना, उसने कहा 800 रुपए दे दो। अब वो जो 800 रुपए में टैक्स था वो इनडायरेक्टली किसकी जेब से गया? बट मेरे से मांगा नहीं टैक्स। किससे मांगा टैक्स? सरकार ने, गुड्स। किससे मांगा? गुड्स से मांगा, और अल्टीमेटली वो गया किसकी जेब से? मेरी जेब से। तो वो कैसे मांगा जा रहा है? इनडायरेक्टली आपसे मांगा जा रहा है। डायरेक्टली जो मांग लिया उसे डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्टली गुड्स के ऊपर लगा के आपसे ही लेना है वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बेटा हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है, हम इसको डिफरेंस से करेंगे, बट यहाँ पे मीनिंग नहीं है। डिफरेंस में हमारे पास मीनिंग नहीं है, तो डिफरेंस का जो मीनिंग है आपके पास एक एक लाइन में दिया हुआ है। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू, अच्छा तो टैक्स रेवेन्यू की बात है, फिर डायरेक्ट टैक्स आएगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स। 3 डेफिनेशन याद करनी है हमने। ठीक है, पढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहे टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्सेस या अदर ड्यूटीज इम्पोज करी है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट made by the people and companies to the government without any reference to any direct benefit in return। कह रहे ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हर इंसान को देनी पड़ेगी, जिसके बदले में आपको डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं मिलने वाला। आप ये नहीं कह सकते मैंने इतने का टैक्स दिया तो मुझे इतना फायदा सरकार दे, ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न आपको नहीं मिलता। क्लियर? तो आप सिर्फ अगर डेफिनेशन करें, टैक्स रेवेन्यू इज अ सम टोटल ऑफ रिसिप्ट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज imposed by the government। ठीक है, आगे जो लाइन है याद नहीं करें, बट स्टिल याद रखें। कैसे याद रखें? 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस इन डायरेक्ट बेनिफिट। इसका मतलब इसके 2 पार्ट हो गए। नंबर 1, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, एंड नंबर 2, tax receipt is spent by the government for common benefit of people in the country। लोगों के common benefit के लिए होगा। The taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit। वो ऐसी कोई उम्मीद ना रखे कि जो टैक्स आपने दिया है उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको ही देगी सरकार, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, tax revenue can be classified into 2 heads, number 1 direct tax and number 2 indirect tax। direct tax की definition, direct tax refers to taxes that are imposed on income and property of individual and company and their burden cannot be shifted to the other person। जिसका burden हम shift नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे उसकी definition, indirect tax are those taxes which can be shifted on another person or entity। तो डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिख देना, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस whose burden can be shifted by one person, whose burden cannot be shifted, sorry, direct taxes are those taxes whose burden cannot be shifted by one person to another। however indirect taxes are those taxes whose burden can be shifted on other persons। क्लियर? डेफिनेशन आ गई, उसके बाद सीधा डिफरेंस पे आए। पहला, इम्पैक्ट, डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनी। एक इंडिविजुअल पे या एक कंपनी पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बताया वो किसी इंडिविजुअल पे या किसी कंपनी पे लग रहा है, और जीएसटी किस पे लग रहा है? गुड्स और सर्विसेज पे। शिफ्ट ऑफ बर्डन, आप ही बता दें किसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स का, और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। नेचर, ध्यान से समझेंगे, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है ना, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें, अब कोई बच्चा इसको डिटेल में मत लेके जाना, डिटेल में कराने के लिए हमें ग्रेजुएशन में पढ़ना है। आपका अगर मन करेगा तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकना, ग्रेजुएशन आने वाली है 4 महीने बाद, तो वहां पे आप पढ़ेंगे
यहां पे सिर्फ इतना है कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है। देखो बेटा, इंडिया में रूल है कि 5 लाख तक आप इनकम अगर कमा रहे हैं तो आपका टैक्स निल है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो टैक्स का रेट हो जाता है 20% सीधा, और 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आपका टैक्स रेट होता है 30%। यानी कि जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसा हो गया? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस करेंगे, टैक्स भी प्रोग्रेस करेगा। क्लियर? समझ आ गई बात? और जीएसटी जो है दैट इज गुड इनडायरेक्ट टैक्स, दे आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। अब प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चे को समझ नहीं आता, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा और कुछ को नहीं आएगा, तो याद कर लेना बेटा, प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है, बात खत्म। फिर भी कोशिश करता हूं, होपफुली सबको समझ आएगा। सपोज एक मैन्युफैक्चरर ने एक गुड्स मैन्युफैक्चर करे, सपोज ये मार्कर ही ले लेते हैं 10 रुपए का, ठीक है? 10 रुपए का उसने सेल प्राइस डिक्लेयर किया, किसने? मैन्युफैक्चरर ने। इसके ऊपर सपोज जीएसटी का रेट है 10%। कितना? 10 रुपए का मार्कर, 10% यानी 1 रुपए का जीएसटी। तो वो कितने का बेचेगा? किसको बेचेगा? होलसेलर को। अब होलसेलर को ये मार्कर कितने का पड़ा? 11 रुपए का। सपोज ये होलसेलर इसको बेचना चाहता है रिटेलर को कितने में? 13 रुपए में। कितने में? 13 रुपए में। 11 का आया है ना उसे, वो कह रहा है सर मैं इसको 11 का आया है मुझे, मैं इसको 13 का बेचूंगा। कितने का बेचूंगा? यस, ध्यान से समझे। 13 का जब वो बेचने लगेगा तो वो कहेगा भाई 10% का जीएसटी है, यानी कि 1 रुपये 30 पैसे। कितने का बेचेगा वो इसे? वो अल्टीमेटली इसे बेचेगा 14 रुपीज 30 पैसा। किसको? रिटेलर को। सॉरी, किसको बेचेगा वो? रिटेलर को। कितने का? 14 रुपीज 30 पैसा। ठीक है। अब रिटेलर ने सोचा 14 रुपीज 30 पैसा का आया है, वो किसको बेचेगा? कस्टमर को। कस्टमर को कह रहा है मैं बेचूंगा सर 20 रुपए का, 10% का जीएसटी का रेट है, तो मैं इसको कितने का दूंगा? 22 रुपए का। ठीक है। अब ध्यान से समझना, जीएसटी का रूल क्या कहता है, इनडायरेक्ट टैक्स का रूल कहता है सर इसने 11 रुपए का बेचा, इसने कितने का बेचा? 14 रुपए 30 पैसे। प्राइस कितना रखा था? 13 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 1 रुपए 30 पैसे जीएसटी बना। ये क्या करेगा? इसने जब मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा तो बिल लिया होगा, इस बिल में जीएसटी आया होगा 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए 20 के हिसाब से। ये क्या करेगा? सरकार के पास 1 रुपए 30 पैसे मैंने टैक्स लिया है, आगे से 1 रुपया जा चुका है, तो ये सरकार को जमा कितना कराएगा अपने पास से? 30 पैसे। सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे। ये इसने जो जीएसटी दिया था ये उसकी रिकवरी कर लेगा। समझ आया? अब इसने रिटेलर ने आगे कितने का दिया? रिटेलर को मिला 14 रुपए 30 पैसे का। ठीक है। अब ये 14 रुपए 30 पैसे के हिसाब से इसने आगे कस्टमर को बेचा। कितने का बेचा? 22 रुपए का। अब ये क्या करेगा? ध्यान से देखना, इसने कहा 22 में इसने टैक्स कितना दिया है? 2 रुपए। 2 रुपए का जो टैक्स है क्या करेगा? मेरे पास जो बिल पड़ा है होलसेलर का, रिटेलर की बात कर रहा हूं, रिटेलर क्या कहेगा? मेरे पास जो बिल पड़ा है कितने का पड़ा है? 1 रुपए 30 पैसे का टैक्स का पड़ा है। मुझे टैक्स आगे से मिला कितना? कस्टमर से। ये तो इसे मिला होगा ना, 2 रुपए मिले। कह रहा है 1 रुपए 30 पैसे सरकार के पास पहले जा चुके हैं, अब ये कितने देगा सरकार को? सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे। जीएसटी का ये रूल है। क्या रूल है? कि अल्टीमेटली गुड्स जितने के बिके उसका 10% मुझे चाहिए। अल्टीमेटली जितने के गुड्स बिके उसका 10% मुझे चाहिए। देखो सरकार के पास 20 रुपए का प्रोडक्ट था, 22 का बिका, 2 रुपए जीएसटी है ना, 1 रुपया तो इसने दे दिया होगा, 30 पैसे इसने दे दिए, 70 पैसे इसने दे दिए, पहुंच गए 2 रुपए सरकार के पास। सरकार को इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए, वरना क्या हो रहा था? 1 रुपया यहाँ जाता, 1 रुपए 30 पैसे यहाँ जाते, 2 रुपए यहाँ जाते, इतने का प्रोडक्ट नहीं है जितने का प्रॉफिट सरकार को हो जाता। वो कैसा है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। आप रियल लाइफ में जब देखेंगे, हमारे पास जो आप कई बार अगर किसी ने बिजनेस देखे हो किसी का,
या अपना भी देखा है तो आप देखते हैं जो दुकानदार होते हैं वो बिल जरूर मांगते हैं। वो बिल इसीलिए मांगते हैं कि आगे जो मैं टैक्स लूंगा कस्टमर से, उस टैक्स में से जो टैक्स ऑलरेडी बिल में लगा हुआ है वो माइनस करके सरकार को जमा कराना है। आपने 12th में शायद अकाउंट्स में पढ़ा होगा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। 11th के अकाउंट्स में इनपुट में से आउटपुट एडजस्ट होके बैलेंस शीट में जाता है, अगर याद हो तो। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो बस इतनी सी बात है, दे आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। अब प्रोपोर्शनल तो समझ आ सकता है सर, हर आदमी थोड़ा थोड़ा दे रहा है, एक आदमी पूरा नहीं दे रहा। दे आर प्रोपोर्शनल इन नेचर और दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। कवरेज, अब आप खुद सोच के बताएं, इनकम टैक्स की कवरेज ज्यादा है या जीएसटी की कवरेज ज्यादा है? मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, फिर बताएंगे आप। इनकम टैक्स सबके ऊपर लग रहा है या कुछ लोग या काफी सारे लोग बच गए उससे? जो 5 लाख से कम कमा रहे हैं, जो गरीब है, जो डेली नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सब बच गए। जीएसटी से कोई बचा? गुड्स तो हर आदमी कंज्यूम करेगा और जीएसटी तो फिर इसका मतलब सब पे लग रहा है, तो उसकी कवरेज ज्यादा है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है लास्ट पॉइंट। They have limited reach as they do not reach all the section of the economy. They have wide coverage as they reach all the sections of the society. कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं हम। ये हमारे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का, इधर देखे बेटा, टैक्स रिसिप्ट खत्म हो गई, जिसमें हमने पढ़ा सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नॉन टैक्स गवर्नमेंट कहां से टैक्स के अलावा पैसा कमाती है। एक बात बताएं, क्या हमारी गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने लोन दिए होते हैं आगे किसी और को? दिए होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, या यूनियन गवर्नमेंट को लोन दिया है, या लोकल गवर्नमेंट को लोन दिया है, या किसी पब्लिक के पर्सन को लोन दिया है, तो क्या गवर्नमेंट वहां से इंटरेस्ट कमाती होगी? तो पहली इनकम जो गवर्नमेंट कमाती है टैक्स के अलावा, दैट इज इंटरेस्ट। दैट इज, हमें टोटल 8 पढ़नी है, तो लगभग 3 या 4 आज पढ़ लेंगे, बाकी कल। ठीक है, तो इंटरेस्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट एंटरप्राइज एंड जनरल पब्लिक। किसी को भी लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट कमाएगी गवर्नमेंट टैक्स के अलावा। दूसरा, गवर्नमेंट कमाती है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। बेटा ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई क्या, हमारे इंडिया में बहुत सारी है, जैसे कि इंडियन रेलवे, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, बीएसएनएल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हरिद्वार में प्लांट है, जो भी हेवी मशीनरी इंडिया में बनती है वो वहीं बनती है ज्यादातर उसके पार्ट्स। इन यूनिट्स के जो प्रोडक्ट बिकते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? गवर्नमेंट को। LIC, उससे जो प्रॉफिट होता है किसको मिलता है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है। और गवर्नमेंट ने क्या कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाया होगा? लगाया होगा फॉर श्योर। वहां से जो डिविडेंड आता है वो भी क्या गवर्नमेंट की इनकम है? तो एक गवर्नमेंट दूसरी तरह की इनकम क्या कमाती है? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवे, LIC, BHEL, etc. It earn profit from sale proceeds of the product of such public enterprise. इन पब्लिक एंटरप्राइज के जो प्रोडक्ट बिकते हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी। दूसरी कंपनी के शेयर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से डिविडेंड भी कमाती है गवर्नमेंट। ठीक है, 2 तरह की इनकम समझ आ गई टैक्स के अलावा, एक इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। तीसरा लिखता है यहाँ पे फीस। बेटा ध्यान से समझेंगे, हम सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी तरह की फीस रिकवर करती है हमारे से, जैसे कि कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस। अब ध्यान से समझेंगे, कोर्ट फीस या रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोर्ट में कोई एग्रीमेंट करने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। आप अपना कोई भी काम रजिस्टर करवा रहे हैं, पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आप सेल टैक्स नंबर ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तब भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। दे ऑल आर द फीस
दैट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा यहां से भी गवर्नमेंट फीस से भी पैसा ले रही है आपसे। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। फीस रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। जो रूटीन में गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है उसकी बदले में जो पैसे चार्ज कर रही है उसको क्या बोला, फीस। ठीक है। सच सर्विसेज आर जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फीस इज पेड टू दोज पेड बाय दोज हु रिसीव सच सर्विस। कह रहे इस सर्विस का पैसा कौन देता है, जो उन सर्विसेज का फायदा उठा रहा है, यूज कर रहा है। इट इज ऑल्सो द कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक टैक्स। कह रहे ये भी टैक्स की तरह आपको कंपल्सरी देना है अगर आप उन सर्विसेज का यूज करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस एक्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट इज द लाइसेंस फीस। नेक्स्ट इज द लाइसेंस फीस। बेटा हम सब जानते हैं कि हम किसी भी चीज का लाइसेंस अगर लेते हैं तो हमें उसके लिए फीस देनी पड़ती है। आप चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, आप चाहे उसमें प्रोडक्शन लाइसेंस ले लें, आप चाहे उसमें गन रखने का लाइसेंस ले लें, हर एक में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जब आप कोई काम करने की परमिशन गवर्नमेंट से ले रहे हैं और उसके लिए पैसे दे रहे हैं, दैट इज द लाइसेंस फीस। देखो क्या लिखते हैं, इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। किसी चीज की परमिशन अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है उसके लिए जो पैसा चार्ज कर रहे हैं, दैट इज द लाइसेंस फीस। लास्ट पॉइंट आज के लिए, फाइन्स एंड पेनल्टीज। बेटा हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं और पकड़े में आ जाते हैं तो हम फाइन और पेनल्टी भी देते हैं। अगर पकड़ में आ जाते हैं तो, क्योंकि कई बार बच्चा कहता है सर मैंने तो आज तक चालान दिया ही नहीं, बहुत गलत काम किए, चालान तो हुआ नहीं, तो इसीलिए कंडीशन क्या है, अगर पकड़ में आ गए तो बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, दे रेफर टू दोज पेमेंट which are imposed on law breakers। जो लॉ तोड़ते हैं उनके ऊपर जो पैसा फाइन लगता है, that is fines and penalty। Fines for jumping the red light और penalty for non payment of taxes। आपने टैक्स समय से जमा नहीं कराया तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि अगर आप रिटर्न टाइम से जमा नहीं कराते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। हर एक जगह अलग अलग पेनल्टी के रेट्स है। क्लियर। तो फाइन्स एंड पेनल्टी वो गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है। आप सब जानते हैं जो चालान आपका होता है अगर उसकी पर्ची कट जाए वो पैसा सरकारी खाते में जाता है। तो दैट इज द फाइन एंड पेनल्टी विच इज ऑल्सो द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और वो रेवेन्यू क्या रूटीन में हो रहा है, फाइन पेनल्टी रूटीन में नहीं कमाती गवर्नमेंट, रूटीन में रोज चालान हो सकते हैं। बेटा आपके पास रोज नहीं हो रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज हो तो आप रोज ऐसी एक्टिविटी करें। तो गवर्नमेंट के लिए तो रूटीन एक्टिविटी है ये, बट रूटीन का कौन सा पार्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमने लास्ट अभी क्या किया, फाइन्स एंड पेनल्टी। बेटा टोटल 8 है जिसमें से हमने आज 5 कवर कर लिए। एक बार हमने कौन कौन से पॉइंट अदर देन टैक्स करे हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टी। यहां तक हमारा आज चैप्टर कवर हुआ, बाकी चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।